हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेके आया हूँ महत्वपूर्ण MCQ का, जो कि वार्षिक परीक्षा और नीट IIT JEE के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों के सीरीज़ में हम देखेंगे आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो क्वेश्चन ये है कि एक गेंद को क्षैतिज से थीटा कोण पर किसी वेग से फेंका जाता है तो उसकी क्षैतिज परास अधिकतम होने के लिए अधिकतम होने के लिए थीटा का मान होगा। तो थीटा का कितना मान होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब अपन प्रक्षेप्य गति की बात करते हैं तो हम किसी पिंड को अगर 45 डिग्री के कोण से फेंकते हैं 45 डिग्री के कोण से फेंकते हैं तो वो अधिकतम दूरी तय करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है लाइट ईयर की बात कर रहे हैं, LY की बात कर रहे हैं, लाइट ईयर। और लाइट ईयर जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ये बात आप ध्यान रखना। कहीं आप वर्ष देखकर इसे समय का मात्रक समझ लो, ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। यानी एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होती है, कितने किलोमीटर के बराबर होती है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है 9.46 गुणा 10 की घात 10 किलोमीटर, और दूसरा ऑप्शन है 9.46 गुणा 10 की घात -10 किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर, 10 की घात 12 किलोमीटर, ये किलोमीटर ध्यान देना, किलोमीटर है। और चौथा ऑप्शन है 9.46 गुणा 10 की घात 15 सेंटीमीटर। तो पहली बात, सेंटीमीटर में तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं इसका। और यहाँ पे 10 की घात -10 वाला ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो यहाँ पे डिलीट ही कर दिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तो इनमें से हमें सही आंसर ढूंढना है। तो लाइट ईयर जो होती है उसका जो मान होता है वो किलोमीटर की रेंज में आता है, और किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर जो इसके लिए सही आंसर होगा वो होगा 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। कितना होगा? 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान दे लेना, प्रकाश वर्ष जो होता है उसका मान 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। तो ये समतुल्य किसके होगा? पहला ऑप्शन है 10 की घात 5 अर्ग के, दूसरा ऑप्शन है 10 की घात 6 अर्ग के, तीसरा ऑप्शन है 10 की घात 7 अर्ग के, और चौथा ऑप्शन है 10 की घात -7 अर्ग के। तो हम जानते हैं कि एक जूल जो होता है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। तो मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 10 की घात 7 अर्ग के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो यह समतुल्य जो होगा, एक जूल जो समतुल्य होगा वो 10 की घात 7 अर्ग के समतुल्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की विमा है। तो हमें बल आघूर्ण की विमा बतानी है। तो बल आघूर्ण की विमा बताने के लिए हमें बल आघूर्ण का सूत्र पता होना चाहिए, और बल आघूर्ण को हम टो से लिखते हैं। तो टो बराबर होता है FR, F यहाँ पे बल है, बल का विमीय सूत्र होता है M1 L1 T-2, और ये R दूरी है तो दूरी का विमीय सूत्र होता है L1। तो L1 और L1 आधार समान है, घातें जुड़ेगी, तो M1 L² T-2। तो देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, M1 L² T-2 हमें ये पहले ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। M1 इसके ऊपर होगा M1 L की घात 2 T-2, ये इसका सही आंसर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद का, गतिमान पिंड के चाल समय का ढाल प्रदर्शित करता है। चाल और समय का ढाल क्या प्रदर्शित करेगा, यह हमें बताना है। तो कोई पिंड अगर गतिमान है और चाल और समय का ढाल, यानी अगर हमने x अक्ष पर अगर समय को ले लिया और y अक्ष पर अगर अपन ने चाल को ले लिया, तो इस चाल और समय का जो ढाल आएगा तो चाल बटा समय होगा। और चाल बटा समय जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है त्वरण के बराबर। किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, त्वरण इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है?
तो देखिए शक्ति का विमीय सूत्र जो है, इसके लिए हमें एक सूत्र जो है वो याद रखना है कि अगर हम किसी पिंड पर F बल लगा रहे हैं और अगर वो v वेग से गति करती है तो शक्ति का सूत्र P बराबर हो जाता है FV। ध्यान रख लेना, P बराबर क्या हो जाता है FV। F का विमीय सूत्र होता है m1 L1 t-2 और वेग का विमीय सूत्र होता है L t-1। तो हम यहाँ पे देखेंगे m तो है नहीं और m तो एक ही है, तो m1 L की घात 1 और L की घात 1 L की घात 2 हो जाएगी, t-2 t-1 -2 और -1 कितना आ जाएगा -3, तो t की घात -3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, m1 L² t-3 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि बतानी है अपने को, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऊर्जा जो है वो तो अदिश राशि है, और विभव ये भी अदिश राशि है, कार्य ये भी अदिश राशि है। तो बचा कौन सा संवेग का सूत्र होता है P बराबर mb और संवेग जो होता है वो दिशा पर निर्भर करता है, इसलिए सदिश राशि है। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आपको ये बताना है कि ऊर्जा का कौन सा मात्रक नहीं है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ऊर्जा के कौन कौन से मात्रक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जूल, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा kWh जो है, जिसको अपन यूनिट के बराबर मानते हैं, यूनिट के बराबर, तो ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी उच्च ऊर्जा जो होती है उसका मान होता है। तो ये तीनों जो हैं ये ऊर्जा के मात्रक हैं। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। पहला ऑप्शन है नियत रहता है, दूसरा ऑप्शन है घटता रहता है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ता रहता है, चौथा ऑप्शन है शून्य रहता है। तो कौन सा इसका सही आंसर है? तो देखो हम इसको समझते हैं कि मान लो किसी ऊंचाई से अपन किसी पिंड को नीचे गिराते हैं, तो h ऊंचाई पर रहता है, तो h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है। लेकिन जब स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, यानी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछ ले तो वो तो घटती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, तो बढ़ता जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान कितना होता है? तो देखिए पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक ई का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। याद कर लेना इसे, प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आपके लाइक से और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो अशून्य सदिशों यानी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच संबंध अगर ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, हमें ये बताना है। यानी दो अशून्य सदिश का मतलब है यानी ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, तो हमें कोण बताना है। क्या बताना है? कोण। तो देखो हम इस मोड़ को उठाते हैं तो यहाँ पे सूत्र बन जाता है इसका √a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ। ठीक है, और इधर जो बनता है सूत्र वो बनता है a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab cos θ। वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2ab cos θ इधर बचेगा और इधर बचेगा माइनस का 2ab cos θ, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले को इधर लेके आ जाते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं। तो 2ab cos θ प्लस 2ab
कोस थीटा बराबर 0। 2ab को अगर अपन कॉमन लेंगे तो इसको इधर भेज देंगे तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। और कोस थीटा का मान 0 कब होगा, जब कोस कितना होगा 90 डिग्री होगा। जब थीटा का मान कितना होगा, कोस थीटा 0 किसके बराबर होगा, कोस 90 के। तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा, 90 डिग्री होगा तब जाकर जो है ये कंडीशन फॉलो होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। फटाफट से मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका होता है, इससे अपन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो 90 डिग्री इसका सही आंसर आएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज धरातल से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या होती है। तो देखिए, जब अपन किसी पिंड को ऐसे फेंकते हैं तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को अपन क्षैतिज परास बोलते हैं, r बोलते हैं। क्या बोलते हैं, r। और r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g होता है। क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर ये हो गया। और आप लोगों को प्रक्षेप्य गति से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी आपको याद रहने चाहिए, कोई सा भी प्रश्न बन के आ सकता है। तो यहाँ जो क्षैतिज परास यानी क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी जो आएगी वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g आएगा। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर को फेंक सकता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। यानी एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर को फेंक सकता है तो अधिकतम ऊंचाई। तो देखो, अधिकतम ऊंचाई जो होती है ना, एच मैक्सिमम जो होता है, एच मैक्सिमम जो होता है वो अधिकतम परास का आधा होता है। आर मैक्सिमम का कितना होता है, आधा। तो अधिकतम दूरी तक कितना फेंक सकता है, 80 मीटर तक। तो 80/2 काटेंगे तो कितना आएगा, 40। तो इसका सही आंसर होगा 40 मीटर, 40 मीटर होगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, क्षैतिज परास को आधा कर देंगे तो 40 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित होती है किस पर। रॉकेट नोदन होता है ना, रॉकेट ऊपर जाता है जो, तो उसमें कौन सा नियम, तो न्यूटन की गति का संबंधित प्रथम नियम, तो ये तो लागू ही नहीं होता प्रथम नियम। तो फिर है संवेग संरक्षण का नियम, फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, तो ये तो बल के सूत्रों को बताता है, ये भी नहीं लगता। द्रव्यमान संरक्षण भी नहीं लगता, तो बचा कौन सा, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम लगता है रॉकेट नोदन के लिए। और बाकी यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम की पालना भी होती है। तो संवेग संरक्षण के पर आधारित होता है ये। इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, सबसे कम बताना है। तो कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सीमांत, दूसरा स्थैतिक, क्षैतिज और लौटनिक। तो देखो, घर्षण बल का मान सबसे कम जो होता है वो लौटनिक घर्षण में होता है। किस में होता है, लौटनिक घर्षण में। तो इसका जो सही आंसर है वो लौटनिक घर्षण है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्थैतिक में होता है। तो देखो, इसका क्रम भी लिख देते हैं अपन। स्थैतिक में सबसे ज़्यादा घर्षण होता है, उससे कम होता है गतिज में, और उससे भी कम होता है लौटनिक में। तो इसका जो सही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का वो है लौटनी गति। तो इस तरीके से हमने आज जो है 15 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और कर लिए हैं, जो कि आपके कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा और कोई सा भी नीट IIT JEE का एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैंने एक वीडियो और डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो उसे भी आप जाकर ज़रूर देख लें। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत यूज़फुल हैं। तो इन वीडियो को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें, इन क्वेश्चनों को और इन आंसरों को अच्छे से तैयार कर लें। ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो,